अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डाउन टाइम्स। ठीक है तो जनाब, इन दिस क्लास आई हैव टू डिस्कस इब्ने खल्दून। ठीक है, मैंने टॉप पे लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि दो दफ़ा मैंने खुद सीएसएस में यही क्वेश्चन लिखा था। बाकी इसका जो थियरी है वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को इसका जो बुक है मुकद्दिमा, वो समझना लाजमी है। उसके बाद इस पे जो सवाल आता है वो है हिज थियरी ऑफ असाबिया। असाबिया पे असल पे एक सवाल आता है। अभी हमने ये समझना है कि व्हाट इज एक्चुअली असाबिया। अगर आपको असाबिया का समझ आ गया तो मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन में बाकी कुछ नहीं बचेगा। बाकी क्वेश्चन आता भी असाबिया पे ही है कि असल में असाबिया है क्या। ठीक है, बाकी इस थ्योरी को समझने के लिए आपको इस पैराग्राफ में जो चीज़ें मेंशन है उसका मैं आपको क्रक्स बताऊंगा ताकि आपको वंस समझ में आ जाए। उसके बाद ये असाबिया एंड स्टेट, असाबिया का स्टेट के साथ फिर हमने लिंक बनाना है। ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ फैक्टर्स है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दे गेट पावर। तो उसमें दो बातें बहुत रेलेवेंट है, एक नंबर है, एक बॉन्ड। ठीक है, और उसके बाद एवरी असाबिया पासिस थ्रू 3 पेजेस। कुछ किताब में 5 पेजेस भी लिखे हैं। ठीक है, मतलब पेजेस आप, मतलब आप देख ले कि असल में बात किया है। ठीक है, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि स्टेज 1 या पेज 1 बात तो एक ही है, आपने कंसेप्ट समझना है। उसके बाद हमने आना है स्टेज 2 पे, उसके बाद स्टेज 3 पे, स्टेज 4 पे, और फाइनल वन स्टेज 5। तो ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जनाब, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये स्टेजेस समझने आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। अगर आपको वाकई कंसेप्ट सीखना है तो आपको मैं कंसेप्ट बताऊंगा, समझाऊंगा। बाकी यू हैव टू डू अर्डुअस रीडिंग। आपने एक एक लफ्ज़ पे सोचना है। जिस जगह पे मसला होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी आपको मैंने वापस ले आना है। तो जनाब यहाँ पे अगर आप देख ले असाबिया या इब्ने खल्दून, तो इब्ने खल्दून साहब कब पैदा हुए थे? 1332 AD को। कब वफात पा गए थे? 1406। ठीक है, या 1406 AD में। ये बेसिक है बायोग्राफी पे, तो क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, ना वो लोग पूछते हैं, ना आपसे पेपर में कभी ये पूछा जाएगा कि इब्न खल्दून के बायोग्राफी पे लेके, बल्कि आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा हिस्ट्री ऑफ असाबिया, आपसे असाबिया के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई है वो ब्लर है, बट मेरा काम है आपको समझाना। तो वो उनका क्रक्स मैं आपको यही बताऊंगा, बाकी भी बाद में आपने अगर कुछ पूछना है सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ये कहाँ पे पैदा हुए थे? तुनिजिया। तुनिजिया ट्यूनिस को कहा जाता है, जहाँ से अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था 2011 में। ठीक है, आ, आपको बताते चलूँ कि इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे या मतलब फादर्स थे, अब वो स्पेन से माइग्रेट हुए थे। ठीक है, और आप यूँ समझ सकते हैं कि इसका जो ताल्लुक था वो भी एक पॉलिटिकल फैमिली से था। मतलब वो यू कैन से कि दे वर पॉलिटिकली एक्टिव, वो सियासत से वाबस्ता लोग थे। उन्होंने भी बुनियादी तालीम, रिलीजियस एजुकेशन यू कैन से घर पे हासिल किया, अवेल किया। उसके बाद उसने कुरान पाक को हिफ्स किया या याद किया या लर्न बाय हार्ट का भी यही मतलब है कि डिटेल में समझ समझ किया। उसके बाद उन्होंने मतलब यू कैन से कि बाकी भी अपनी एजुकेशन को परसूफ किया। और उसके बाद यू कैन से कि बाद में ये जो तुनिसिया में जो कोर्ट था, ठीक है, उसको इस बंदे ने ज्वाइन किया। ठीक है, एज अ हिस्टोरियन। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं जनाब के चूंकि उस टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि किसी भी फिलोसफर को समझने के लिए आपने उसके कंटेक्स्ट में जाना होता है। तो ये भी जिस टाइम पे थे उस टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। ठीक है, तो उसकी वजह से जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी, पॉलिसी इंस्टेबिलिटी होगी। यू कैन से कि ऑल दीज थिंग्स आर इंटर कनेक्टेड।
तो उसी वजह से उनके जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी वहाँ पे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से उनको कोई खास सुकून मतानत नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद ये कभी किंग को एडवाइज़र रहे, कभी कभी जिलावतन में रहे, कभी कभी ये जेल में भी चले गए, ठीक है। बट यू कैन से के बाद में ये होते होते चीफ जज या पोस्ट ऑफ जज तक पहुंच गए, ठीक है। और सीखने सिखाने के लिए ये मतलब ये काफ़ी घूमे फिरे यू कैन से। और बाद में होते होते ये इजिप्ट में, मिस्र में, तुनिसिया अलग मुल्क है, इजिप्ट मतलब ये आते हैं वैसे इन नटशेल मिडल ईस्ट में, या यू कैन से अफ्रीका। आजकल तो जियोग्राफिकली क्लासिफिकेशन है, लेकिन उस टाइम तो एज सच क्लासिफिकेशन नहीं था। उसके बाद लास्ट एज में ये काजी बने कहाँ पे, इजिप्ट में, जहाँ से यू कैन से कि जो पार्लियामेंट से वो तमाम चीज़ें बहुत फेमस है। उसके बाद उसने एक किताब लिखा जिसका नाम था मुकद्दिमा। तो ये बुनियादी पॉइंट्स थे, इसमें से कोई भी पेपर में आने वाला नहीं है, ये जस्ट नॉलेज है। अभी असाबिया को आपने समझना है तो असाबिया का कंसेप्ट आपको 2-3 मिनट में सुकून से समझ में आने वाला है। अभी यहाँ पे आप ने कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट का मतलब यहाँ पे यही है कि इब्न खल्दून वाज लिविंग एट अ टाइम when Muslim states were in disarray, मतलब disturbance, chaos, you can say. In this political instability, the different tribes and groups were in a constant rivalry. दुश्मनी को कहा जाता है या कन्फ्लिक्ट, तनाज़ात को कहा जाता है। जो मुसलमान थे ना, उनके मुख्तलिफ कबाइल कबीले वो आपस में हैंड टू हैंड थे, मतलब आपस के तनाज़ात में वो लोग मुसलसल इन्वॉल्व थे। एंड दोज कन्फ्लिक्ट्स एंड rivalries resulted in overthrow of many governments. Khaldun was interested in exploring the reasons for the frequent changes in governments and the reason for tribal rivalries and conflicts. So, in short, to find the reason behind the rivalries, conflicts, and changes in government, he given the theory of Asabia. यही कंसेप्ट आप आजकल केपी पे अप्लाई कर सकते हैं, या हमारे जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे लोग आपस में भी इन्वॉल्व है, वहाँ पे भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज इश्यूज तो है। फॉरेन यू कैन से कि मेडलिंग भी वहाँ पे है, लेकिन आप इनको यूँ समझ सकते हैं कि ट्राइबल सिस्टम, वैसे पश्तून इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ट्राइब इन द वर्ल्ड, यू कैन से, या ट्राइबल सिस्टम इन द वर्ल्ड। बट पाकिस्तान के जो 7 एजेंसीज है, ट्राइबल एजेंसीज आई एम टॉकिंग, तो वहाँ पे भी आपको मुसलसल दुश्मनी, कन्फ्लिक्ट्स नज़र आते हैं, ख्वाह वो स्टेट के साथ या आपस में है, या जो भी है वो आपको पता है। बट तो अभी हमने वजूहात देखने हैं ना कि भाई ये मसाइल क्यों है, इसके रीजंस क्या है, इसके कॉजेस क्या है। तो आप वैसे खुद सोच ले, देख ले, लेट सपोज आप अभी इस टाइम पे इब्न खल्दून है, आपने सोचना है कि इस मुल्क में या जो हमारे इलाके है या जो स्टेट है या जो एक सूबा है या जो एक इलाका है वहाँ पे ये मसाइल क्यों है। तो उस टाइम इब्न खल्दून ने डायग्नोज किया, आइडेंटिफाई किया कि ये जो आपस में लोग इन्वॉल्व है, कन्फ्लिक्ट से, कांस्टेंट राइवलरी से, इनकी वजूहात जानने के लिए उन्होंने खोज लगाया। तो उन्होंने ये भी देखा कि पाकिस्तान में आए दिन तनाज़ात होते हैं, हुकूमतें गिरती है। कभी भी आज तक 5 साल हुकूमत किसी भी पॉलिटिकल वज़ीर आज़म ने या सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ने कंप्लीट नहीं किया, यही मसाइल है। तो उन्होंने जो theory दिया उनका नाम है असाबिया, ठीक है। अभी मैं आपको आगे ले जाता हूँ। द वर्ड असाबिया इज एन अरेबिक वर्ड। ये एक अरेबिक लफ्ज से निकला है जिसका मतलब है तुरबन। ठीक है, जिस तरह पश्तून लोग तुरबन पहनते हैं, ठीक है, मतलब अराउंड हेड, दे वेयर अराउंड हेड। सो तुरबन revolves around the head. In English, sense of the word is group solidarity or group mind, yakjehti. Now turban is actually a piece of cloth and it revolves around the head. Now asabia is the solidarity or unity of people around a common idea, or unity of people at a common idea, you can say. Ibn Khaldun says the group solidarity is developed because of the common race, tribe,
The other factor include territory, geography means people living at the same place can develop solidarity. He say another factor is people develop solidarity because of the common religion. आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि जिस तरह आपने देखा होगा अपने बुजुर्गों के यहाँ या पश्तून ट्राइबल लोगों को, वो अपने सर के अराउंड तुरबन पहनते हैं, मतलब दे वेयर, ठीक है। या जो मुअज्जज लोग होते हैं, ठीक है। तो अभी आपने अगर उसको देखा हो ना, उसमें आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि उसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं। अगर आप देख लेना, जो सेंटर में लेयर होता है उसके अराउंड बाकी लेयर्स फॉर्म में वो वजूद में आता है, ठीक है। तो अभी आप देख ले कि सबसे मजबूत पार्ट जो होता है ना, वो उसके दरमियान वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो इब्न हल्दून ने ये समझाने की कोशिश की है कि जिस तरह लोग होते हैं ना, तो जो लोग सिटीज में रहते हैं या जो लोग सेंटर में रहते हैं वो इनलाइटन होते हैं, वो एजुकेटेड होते हैं। लेकिन जो लोग आसपास के सबर्ब में या फार फ्लंग एरियाज में, या यू कैन से के मतलब मुल्क के कोनों में या डिस्टेंस जगहों पे रहते हैं, दे आर अनसोशल। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि वो इतने इन्फॉर्म नहीं होते। मतलब इस पे भी डिबेट किया जा सकता है, बट द थिंग इज के इब्न खल्दून ने ये आइडिया दिया कि अच्छा, फिर उसने ये कहा ना कि जिस तरह आप तुरबन बनाते हैं, तो इब्न खल्दून ने कहा इस तरह के लोग भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अभी अगर आप तुरबन को देख ले तो इसमें एक लेयर से वो मतलब यू कैन से कि वो पगड़ी नहीं बन सकती, उसके लिए मल्टीपल लेयर्स चाहिए। तो इब्न खल्दून ने ये बात कही कि जिस तरह लोग होते हैं, लेट सपोज पश्तून लोगों को आप लोग देख लें, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं किसी भी इशू पे। तो जब ये लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो मज़हब भी एक फैक्टर है। उसके बाद पश्तून वली भी एक कोड है, ये भी एक फैक्टर है। इस्लाम भी एक फैक्टर्स है। इलाकाइयत भी एक फैक्टर्स है। मतलब इतनेसिटी भी एक फैक्टर्स है। ये तमाम के तमाम फैक्टर्स जब मिलाते हैं ना, तो आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि इनसे ग्रुप सॉलिडेरिटी बन जाता है, या ग्रुप माइंड, मतलब कॉमन माइंडेड, या सिम यू कैन से कि इन लोगों का एक तरह का एक जैसा आइडियोलॉजी बन जाता है। तो आप लोग देख लें, आपको पॉलिटिकल पार्टीज में भी ये नज़र आता है, रिलीजियस पार्टीज में भी ये चीज़ नज़र आता है। लेकिन यहाँ तक जो कंसेप्ट था, इब्न खल्दून ने हमें इनसे असाबिया का कंसेप्ट समझाया है। बाकी मैं आपको आगे मिसाल कुछ देता हूँ। यहाँ पे आप देख ले कि असाबिया एंड स्टेट, ये इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, अभी आगे देखने वाले हैं। देयर आर ग्रुप इन स्टेट बिकॉज ऑफ द कॉमननेस ऑफ रेस, ट्राइब, टेरिटरी और रिलीजन। उसके बाद इन वन पर्टिकुलर स्टेट देयर आर मेनी ग्रुप्स, सो देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ असाबिया। A state, Ibn Khaldun say, all of these asabias are in a constant or permanent conflict with each other, and this conflict are caused by struggle for power. Each struggle, each asabia attempt to strengthen on its power. For that purpose, they were in constant conflict with each other. अभी ये बात तो भी बिल्कुल सिंपल है। आपने देखा होगा कि केपी का मिसाल देख ले या पाकिस्तान में बाकी सूबों का मिसाल देख ले, वफाक पे वो लोग हमेशा हुकूमत में आते हैं और जिन लोगों के पास ज़्यादा ताकत होता है, ज़्यादा सीट से ज़्यादा लोग हैं, अवाम है, तो वो आपको पता है, ठीक है। लेकिन लेट सपोज केपी में आप देख लें, केपी में भी वो लोग ज़्यादातर आगे आगे है, ठीक है। जो लोग सेंट्रलाइज्ड है, जिनकी इतनेसिटी ज़्यादा है, या मतलब सिंपली आप यूँ समझे इनके पास पावर ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, आप इसको यूँ समझ सकते हैं। बट डोंट मिक्स दीज एग्जाम्पल विद पॉलिटिकल फिलोसफी। मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि आपको समझ आए। तो अभी आप देख लेना कि हर दफ़ा अवामी नेशनल पार्टी देख ले या पीटीआई देख ले या पीपीपी देख ले या एएनपी देख ले, वो आपस में लगे हुए होते हैं कि एक दूसरे से मुकाबला वो लोग जीते, वो लोग हुकूमत में आए, उनको पावर मिले। क्योंकि हर ग्रुप को पता है इफ़ दे कैन नॉट स्ट्रगल, सो दे विल बी फिनिश्ड आउट, दे विल बी वाइप्ड आउट, मतलब उनकी वजूद ख़त्म हो जाएगी, उनकी साख ख़त्म हो जाएगी। इसी वजह से ये लोग मुसलसल स्ट्रगल में रहते हैं। तो यही मिसाल आप हिस्ट्री में भी देख ले कि आ, आप हिंदुस्तान में देख ले,
मुसलमानों के दरमियान देख ले कि अब्बासियों पे, अब्बासी आ गए, उन्होंने उमैयद पे अटैक किया, तो उमैयद भी मुसलमान थे, अब्बासी भी मुसलमान थे। द थिंग इज के पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। वो कोटेशन आप देख ले जिस तरह भी है, बट कंसेप्ट यही है कि मतलब पावर के आगे सारी चीज़ें मतलब यू कैन से के बेबस हो जाती है। ख्वाह वो मुसलमानों में हो या बाकी क्रिश्चियंस में देख ले या बाकी सिविलाइजेशन एंड रिलीजन में देख ले, सिविलाइजेशंस में देख ले, तो द थिंग इज के पावर के लिए हर बंदा कोशिश में रहता है। अभी आप लगे हैं तो आपका भी मकसद यही है ना अल्टीमेटली, कि आपके पास पैसा आए, ताकत आए, थ्रू CSS या PMS एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी असाबिया एंड स्टेट का कंसेप्ट है कि जिसके पास ताकत होगा, जिनकी असाबिया में ज़्यादा लोग होंगे इतनिसिटी में या पार्टी में, तो डेफिनेटली दे विल कम टू सेंटर, और सेंटर से वो लोग बेदखल होंगे, वो लोग पुश बैक टूवर्ड्स यू कैन से के territories of the country if they have lesser number of people, ethnicity, caste and so on. Now the question is how they get power. तो अभी क्वेश्चन यही है कि उनको ताकत किस तरह मिलेगा। सो जब आपके पास लोग ज़्यादा होंगे, तो आज पाकिस्तान में पंजाब का मिसाल देख ले, माशाल्लाह वो लोग ज़्यादा है, आधा पाकिस्तान है, तो डेफिनेटली और उनके ज़्यादातर मिनिस्टर्स भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स भी आते हैं, चीज़ें आपको पता है। बॉन्ड, if an Asabia the people get more unified then it adds to the strength to the Asabia। आप मुगलों का मिसाल देख ले, आपको सीखना है ब्रिटिशर से या ईस्ट इंडिया कंपनी से। वो चंद लोग थे बिल्कुल जस्ट लाइक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लेकिन उन्होंने 90 years तक, वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो 300 साल तक यू कैन से के इन वन वे और अदर चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया था, उन लोगों ने हुकूमत की थी, लेकिन प्रॉपर ब्रिटिश राज ने 90 years तक हुकूमत की। किस तरह? वो लोग यूनिफाइड थे, वो लोग एनलाइटेंड थे, यूनिफाइड थे, सोलिडिफाइड थे, तो इसी वजह से उन लोगों ने हुकूमत किया। सो वी कैन से दैट द नंबर आर एंड बॉन्ड बोथ आर, मतलब इन दोनों चीज़ों का असाबिया को मजबूत बनाने एंड यू कैन से के डिस्टर्ब करने में इन दोनों का बहुत रोल है। नंबर ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली मेजॉरिटीज अथॉरिटी, बॉन्ड मजबूत होगा तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी इजीली ब्रोकन डाउन। ठीक है, अच्छा आगे आप देख लें। अभी यहाँ पे जनाब आपको पता है, नाउ अकॉर्डिंग टू हल्दून दीज conflict establish the monopoly of one asabiya, the more powerful asabiya become hegemon, and start ruling the state and all other asabiya are pushed into periphery. So the core of the center of the state is ruled by powerful asabiya, and the weaker asabiya are pushed into periphery or outer side. Now Ibn Khaldun say the powerful asabiya which rules at the center, इट कंसिडर्स, मतलब यू कैन से कि अपने आप को वो सिविलाइज समझते हैं, इनलाइटेंड समझते हैं, एजुकेटेड समझते हैं। और जो लोग यू कैन से कि आज के जो कबायली इलाका जाते, सिंध का जो रूरल एरिया है, बाकी बलूचिस्तान का जो यू कैन से कि कोस्टल बेल्ट है, पंजाब का साउथ पंजाब है, इस तरह के इलाके जो मुल्क के साइड्स है ना, उनको आप पेरिफेरी समझ सकते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भी कंपटीशन है, इन लोगों के पास आज ताकत कम है, लेकिन कल को अगर ये लोग मजबूत बनेंगे तो ये लोग उठ के इस्लामाबाद में आएंगे, बाकी इस्लामाबाद में जो लोग बैठे होंगे तो डेफिनेटली दे विल पुश टू, आप इसको यूँ समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगेन दो चीज़ें अगर आपके पास है, एक आपके पास पावर होना चाहिए, मतलब नंबर होने चाहिए, एक आपके पास बॉन्ड मजबूत होना चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन डू एनीथिंग इफ यू वांट। अभी ये जो 5 पेजेस हैं, अब ये आपने समझना है कि हाउ दीज वर्क। तो इब्न खल्दून ने इसको 4 to 5 जनरेशन में क्लासिफाई किया हुआ है। कुछ किताबों में तो एक लिखा है, लेकिन बाकी जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ना, बस आपको वही समझना है। सो द राइज एंड फॉल ऑफ अ सिविलाइजेशन टुक 5 स्टेजेस, मतलब बैचलर लेवल पे इसको 3 स्टेजेस में कुछ ऑथर ने क्लासिफाई किया हुआ है, कुछ ने 4 में। लेकिन आपने कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट मेरा काम है आपको समझाना। 5 स्टेजेस है, तो स्टेज 1 में मैं आपको इसका 1 मिनट में मिसाल देता हूँ, कंसेप्ट आपको खुद समझ में आएगा। अभी आपने देखा होगा कि एक बंदा है, आपका मिसाल लेता हूँ, माशाल्लाह भी आप स्टूडेंट हैं, आपको एहसास है
कि आपका सीएसएस पास हो जाए। अभी आप दिन रात सुबह शाम मेहनत करते, क्लासेस लेते हैं, असाइनमेंट्स लिखते हैं, एसेज आप लिखते हैं। आपने दिन रात को एक किया हुआ है अपने गोल को अचीव करने के लिए। आपने इतना स्ट्रगल किया, आपने कल को लेट सपोज आप एसी बन गए, तो स्ट्रगल किसने की? आपने की। अभी कल को आपके बच्चे होंगे, शायद वो भी उतना मेहनत करें, क्योंकि उनको भी फील होगा कि मेहनत की वजह से मतलब हम इस मकाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एक स्टेज आएगा कि वो कहते हैं ना कि नवासों में या बच्चों में कुछ ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं, वो कहते हैं कि यार वैसे भी बाप दादा के पास पैसा भी है, ओहदा भी है, ताकत भी है, ताल्लुकात भी है, एक मिस कॉल पे मतलब डीएसपी डीसी भी हाजिर होता है, तो बस हमें और क्या चाहिए। तो वो लोग फिर काम नकाज का दुश्मन अनाज का वो वाला किस्सा बन जाता है। अभी मुझे आप बताओ, अच्छा फिर उन लोगों को यही लगता है ना कि बस ठीक है, बाप दादा ने इतना कमाया है, अभी हमें मेहनत की कोई नीड है ही नहीं, तो हम क्यों फजूल में वेले अपना टाइम एनर्जी ज़ाय करें। तो अभी ये चीज़ आपने मुगलों के साथ कंपेयर करना है। जिस तरह ज़हीरुद्दीन बाबर था, वो जब फरगाना से आए तो उन्होंने फाइट किया हिंदुस्तान में, ठीक है, और दो जंगों के बाद यहाँ पे उन्होंने अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश की। 2 के 4 साल हुकूमत के मतलब जब वो वफात पा गया, उनका बेटा जब आ गया, उनको भी शेर शाह सूरी ने यहाँ से भगाया। 15 ईयर्स तक वो एग्जाइल में रहे, यू कैन से। और वापस जब वो आया, उन्होंने अटैक किया। तो मतलब कम बेश 300 साल तक मुगलों ने हुकूमत किया। अभी मेरा कहने का मतलब यही है कि उन लोगों ने इनिशियल्स ने स्ट्रगल किया, जंगे किए, अपने फौज को मरवाया, बहुत तकालीफ बेयर किए। लेकिन जब उसमें कुछ लोग ऐसे भी आ गए जिन्होंने ताजमहल बनाना शुरू किए, जिन्होंने फजूल में बागात लगाने स्टार्ट किए, मतलब वो उस टाइम से ठीक थे, गलत थे वो अलग डिबेट है, लेकिन अननेसेसरी पैसा बहाया ऐसे ऐसे कामों पे, ठीक है। तो एंड पे किया हुआ कि मतलब उनकी हाथों से सुल्तानत चला गया। तो आप देख ले अपने गांव में, अपने आसपास लोगों में, कि मतलब जो लोग काम नहीं करते, उनके पास एक टाइम पे उनके दादा परदादा के पास बहुत पैसा होता था, लेकिन आजकल वो लोग बहुत बेकार पोजीशन में हैं। अभी उसका आपको एक लॉजिक समझ आएगा कि उन लोगों ने स्ट्रगल को अबंडन किया, उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया, उन्होंने एफर्ट नहीं किया, तो बस एंड पे आप ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। एक बंदा है, लेट सपोज उन्होंने अपनी काबिलियत से एक पोस्ट को अवेल किया, अचीव किया, लेकिन आगे उनको लगता है कि यार बस मुझे तो सब कुछ आता है, मैंने अभी आगे कुछ नहीं सीखना, एवरीथिंग इज़ फाइन। ना वो टेस्ट के लिए जाता है, ना एग्जाम के लिए बैठता है, ना खुद स्टडी करता है, ना समझता है, ना सिखाता है, ना लिखता है, ना लिखवाता है किसी से। एंड पे मतलब आप भी ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे, बाकी लोग आपसे शायद ज़्यादा सीखेंगे, वो ज़्यादा निकल पाएंगे आगे। सो यही कंसेप्ट आपने असाबिया पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो स्टेज 1 में किस तरह काम है कि असाबिया बनाने के लिए नए लोग आते हैं, वो दिन रात एफर्ट करते हैं ताकि ग्रुप को मजबूत बनाएं। वो मज़हब को मजबूत बनाने के लिए या स्ट्रॉन्ग किनशिप दोस्त रिश्तेदारी निभाने के लिए, बनाने के लिए वो बहुत तग दो करते हैं, कोशिश करते हैं। In this group, no king is present because equality prevail. In this group, these people have free services of army and bureaucracy. These people are hard worker people. तो ये स्टेज 1 है ना। स्टेज 2 में क्या है? In this group, some people want to become king. Manipulation took place because for becoming king, he sidelines all those people who share power with him. In this stage, he becomes king from a leader. He destroyed the Asabia आर्मी प्लस ब्यूरोक्रेसी विल बी पेयर्ड फॉर हिम। अभी आप देख लेना कि ये स्टेज 2 स्टार्ट हुआ जब लोगों को पता चल जाता है कि ये यार हम सब बराबर है। तो आपको पता है इंसान के ब्लड में ये चीज़ शामिल है कि वो कुछ लोग जो कैरिज्मेटिक टाइप लोग होते हैं वो रूलिंग करना चाहते हैं। आप क्यों एसीडीसी बनना चाहते हैं? मतलब बाकी लोग क्यों नहीं बनना चाहते, तो ये चीज़ आपको क्यों है? तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि कुछ लोगों को यही ख्याल आता है कि दे वांट टू बिकम किंग, दे वांट टू बिकम रूलर, दे वांट टू बिकम एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसके लिए भी ये कोशिश करते हैं, मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। स्टेज 3 में क्या है? दिस इज़ अ क्रिएटिव स्टेज। रूलर्स आर वेरी क्रिएटिव माशाल्लाह। अभी आप इसको समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल
आप समझ सकते हैं कि कामयाबी का सक्स मतलब टॉप पोजीशन है। टैक्सेस आर लेस इन दिस स्टेज एंड रेवेन्यू इज हाई। King lavishly spent his taxes on the beautification. Ibn Khaldun say a ruler is largest market of the world. His work मुकदमा, तो मुकदमा में ये चीज़ उन्होंने मेंशन किया हुआ है। लेकिन द थिंग विच आई वांट टू टेल यू कि क्यूरेटिव या सॉरी क्रिएटिव स्टेज में क्या है कि आप नई नई चीज़ों को सीखते हो, समझते हो, बनवाते हो, ठीक है। और आपका इस स्टेज पे एक्सपेंसेस कम होते हैं, लेकिन आपका रेवेन्यू टैक्सेशन बहुत होता है। इसके अलावा जब किंग के पास पैसा आता है, जब आपके पास इजाफी पैसे आते हैं, वो भी आप ब्यूटिफिकेशन पे लगाते हैं, आवाम पे खर्च करते हैं, सेहत कार्ड, इंसाफ कार्ड, माइनिंग कार्ड, वायोस कार्ड, विडोज कार्ड, इस तरह के मल्टीपल कार्ड्स आप पे लंच करते हैं। माशाल्लाह के भी हुकूमत ने काफ़ी इस तरह के कार्ड्स को लॉन्च किया हुआ है। आगे आप देख लें स्टेज 4, डिक्लाइनिंग स्टेज। तो जनाब मुझे बताओ कि जब आपके पास इतना पैसा आ गया, आपने पैसे को भी बिल्कुल बहाया, लोगों पे स्पेंड किया, तो फिर आपको एक स्टेज पे लगता है कि यार बस ठीक है, अभी तो पैसा आता है, टैक्सेशन भी ज़्यादा है, हमने वैसे भी जंगे की हुकूमत इस्टेब्लिश किया। लेकिन आपको पता है कि वो हुमायूं सईद नहीं, नुमान इजाज का एक और मतलब एक डायलॉग है। उन्होंने उन्होंने मतलब यही समझाने की कोशिश की है कि सुल्तनत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सुल्तनत को कंटिन्यू रखना, मेंटेन रखना, चलाना, सस्टेन रखना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो बाकी मिलना तो बंदे को किसी भी तरीके से मिल जाता है, बट हाउ टू survive, it's a difficult task. So declining stage, the generation at this stage does not know. People are lazy and luxurious, yeah, you can say. They are involved in luxury mindset, developed that we will be in this luxury for all the time. He says in this state. तो आपको लगता है, जब आपको ये फील होता है कि बस यार ठीक है, मैंने बहुत किया, बहुत कुछ सीख किया, अभी मतलब बस ठीक है, तो एंड पे फिर आपके पास मसला क्या बन जाता है कि आ, आप लेजी हो जाते हैं। जब आप लेजी हो जाते हो तो शायद आपसे अगला बंदा या बंदी आपसे ज़्यादा एक्टिव या विजिलेंट या प्रोएक्टिव होगी, तो डेफिनेटली वो आपसे निकल जाएगी। लास्ट स्टेज में यही है कि कैटास्ट्रॉफिक स्टेज। सो टैक्सेस आर मोर एंड रेवेन्यू इज लेस। आज का पाकिस्तान देख ले। नो वन विल हेल्प बिकॉज किंग he destroyed all these people and second stage, the army and bureaucracy is for the protection of the king, but these two also want to dethrone the king. A new group will come, create your hard worker, and will demolish the remaining of this civilization and will be energetic या start new civilization. आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। आप कैद आजम साहब को देख ले, अलामा इकबाल को, सर सैयद अहमद खान को, उन लोगों ने कितना एफर्ट किया पाकिस्तान बनाने के लिए। पाकिस्तान तो हमें 100 मुश्किलात मसाइब के बाद मिला। अभी इनिशियल स्टेज में आप समझे कि शायद लियाकत अली खान ने भी बहुत एफर्ट डाला होगा, फातिमा जना ने भी एफर्ट डाला होगा, लेट्स सपोज। लेकिन आजकल जो मुल्क के हालात हैं, 75 मतलब ऑलमोस्ट 78 79 साल गुजर गए। असाबिया के मुताबिक 120 साल चाहिए। अल्लाह ना करे, डू यू थिंक कि पाकिस्तान ने तो 80 साल तक, लेट्स सपोज, वन थर्ड यू कैन से 40 40 40 40, तो मतलब तीन हिस्से तो हमने, ओके, बस वो स्टेजेस तो लेट सपोज हमने कंप्लीट किए। अभी आज देख ले हुकूमत किसके हाथ में है, मईशत का हाल देख ले, अनएम्प्लॉयमेंट का हाल देख ले, हुक्मरानों के लाइफ स्टाइल को देख ले। तो आपको वैसे सोचना है कि असाबिया में जो इब्न खल्दून ने जो बात कही थी, इज इट एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, इफ यस देन हाउ, इफ नॉट देन व्हाई। ठीक है। तो आप देख ले कि मुगल क्यों बर्बाद हो गए, ख़त्म हुए। आप देख ले कि उमय्यद क्यों ख़त्म हुए, अब्बासिड क्यों ख़त्म हुए। मतलब आप किसी भी एम्पायर को देख ले दुनिया में, उनकी कामयाबी के पीछे राज, उनकी बर्बादी के पीछे राज। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी बनवाया, मुख्तरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसको और आगे एडवांस किया, 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर वो बनी। लेकिन आज जरदारी साहब को देख ले तो पीपल्स पार्टी का क्या हाल बनाया है। वही आप देख ले बादशाह खान को, वली खान को, असफंदियार वली खान को, आज एमुल वली खान को देख ले।
आपको बाकी भी बहुत सारे मिसाल पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। आप शेख हसीना वाजिद को देख लें, शेख मुजीबुर रहमान को देख लें, शेख हसीना वाजिद को देख लिए, लेकिन आज बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद वो अपने मुल्क में आ नहीं सकती। तो अगेन आपको मतलब 100/100 ये चीज़ें तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन सिमिलरिटी, कॉमनैलिटी, वो चीज़ें डेफिनेटली बन जाती है। अब मेरे हिसाब से ये इतना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ये आप अपनी फैमिली पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने आप पे भी, अपने बुजुर्गों पे भी, अपने आने वाली जनरेशन्स पे भी। मतलब इसमें एक चीज़ है ना, इफ़ यू स्ट्रगल, इफ़ यू वर्क हार्ड, you will achieve your success, your goal. But a time will come, if you feel it's enough now, so then you will stop earning and learning and growth. When you will do the same thing, a time will come that your abilities, capabilities, energy, money, everything will start decline. And when they will start decline, a day will come, all मतलब these things will diminish. When they will diminish, they will destroy, they will minimized. Ultimately, a time will come, unfortunately, that you will be in a catastrophic position. तो ये 5 स्टेजेस थे, आप इसको 3 स्टेजेस में भी बयान कर सकते हैं कि पहला स्ट्रगलिंग फेज है, सेकंड फेज पीक फेज है, थर्ड फेज अगेन दोबारा डिक्लाइन फेज है। ठीक है, तो बात तो एक ही है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपको मोर देन इनफ। So first of all, you have to write biography just for the sake of understanding. Then you have to do why मुकदमा book is important. असाबिया कैसे कहते हैं, कंटेक्स्ट को समझना है, theory ऑफ असाबिया समझना है। उसके बाद असाबिया एंड स्ट्रेट कंसेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 पॉइंट बहुत रेलेवेंट है, एक नंबर, एक बाउंड का। असाबिया जो यू कैन से के असाबिया कौन से स्टेजेस से पास होता है, कुछ बुक्स में 3 पेजेस है, कुछ बुक्स में 5 स्टेजेस है। बात अगेन स्टेजेस में, पेजेस में भी वही है कि फर्स्ट पेज इज द पेज ऑफ राइज, सेकंड पेज इज द पेज ऑफ ग्लोरी, एंड लास्ट पेज इज द पेज ऑफ डिक्लाइन या कैटास्ट्रफीज। ठीक है, तो अगेन आपको पता है कि मुगलों के जो फर्स्ट 6 बादशाह थे या एम्परर थे, वो इंसान के बच्चे थे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत फाइट किया। लेकिन एक स्टेज आ गया कि औरंगजेब के टाइम पे, वो भी ग्रेट मोल्स में आता है, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे यू कैन से कि 22 स्टेट्स पे उस टाइम आप समझ सकते हैं कि हुकूमत किया। लेकिन फिर अहमद शाह रंगीला के टाइम तक देख ले या बाद में मतलब वो जो लास्ट वन थे, ठीक है, कितना बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कोवे यार में। तो मुगलों का जो आखिरी हुक्मरान था, ब्रिटिशर ने उनको यहाँ पे तदफीन के लिए भी जगह नहीं दी और उनको रुखसत किया था। आपको पता है कि रंगून में आजकल म्यांमार में उनकी मज़ार है। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन डबल एंड ट्रिपल क्रॉस टिकट, बट ये 19 के बुक्स में था, बट आई एम कन्फर्म। तो द थिंग विच आई वांट टू टेल यू कि ये यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ये आप सिर्फ मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, बल्कि इसको ज़िंदगी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी भी एस्पेक्ट या डोमेन, पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से भी आप इनसे अपने लिए मीनिंग निकाल सकते हैं। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। इब्न खल्दून हमने किया। बाकी मुझे लगता है कि ये काफ़ी है आज के लिए, क्योंकि आप लोगों का भी इंग्लिश की भी क्लास है। सो इंशाल्लाह आज हमने स्टार्ट किया। आई प्रॉमिस यू कि अपार्ट फ्रॉम हफ्ते में 1-2 दिन ऑफ होगी, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये होगी कि उन दिनों में भी एज सुन एज पॉसिबल मैं क्लासेस ले सकूँ। बट पॉलिटिकल साइंस में जो टॉपिक्स की है वो मुझे याद है। कल इंशाल्लाह हम 2-2 टॉपिक्स पे चले जाएंगे ताकि आपका काम आपके लिए मुकम्मल हो। बट अगेन ये चीज़ें इफ़ यू कंसेप्चुअलाइज, इफ़ यू लर्न, इंशाल्लाह यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स इन एग्ज़ाम as well as in CSS, PMS and one paper examination interviews. ठीक है, so it's all for today.
बाकी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे टाइम टू टाइम मैसेज पे बता दिया करें, क्वेश्चन लिखे लिखे के आंसर, तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा आपका यही क्वेश्चन है, मैंने आपको रिस्पॉन्स देना है। तो इनशाला आई विल रिस्पॉन्ड पॉलिटिकल साइंस का आज, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, द फर्स्ट क्लास इनशाला, फॉलोड बाय सेकंड, थर्ड एंड टिल द एंड ऑफ द सिलेबस। सो थैंक यू सो मच।